हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी हिंदी क्लास 12 अंतरा भाग 2 काव्यखंड के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी साहित्य सागर में। और आज हम रघुवीर सहाय जी की कविता बसंत आया पढ़ेंगे। आपकी पुस्तक में रघुवीर सहाय जी की 2 कविताएं दी गई है, तोड़ो और दूसरा है बसंत आया। तो आज हम इस वीडियो में बसंत आया पढ़ेंगे, परंतु उससे पहले हम कवि का परिचय जान लेते हैं। रघुवीर सहाय जी का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में सन 1929 में हुआ एवं 1990 में इनकी मृत्यु हो गई। ये एक कवि के साथ पेशे से पत्रकार भी थे। इन्होंने प्रतीक, दीनमान, कल्पना आदि जैसी प्रसिद्ध पत्रिकाओं का संपादन यानी एडिटिंग भी किया था। रघुवीर सहाय नई कविता के कवि कहलाते हैं। 1951 के बाद जो कविताएं लिखी गई वो पहले से चली आ रही कविता से अलग प्रकार की थी, क्योंकि उसमें नए मूल्य थे, नए भाव थे एवं नया शिल्प था। और यहाँ रघुवीर सहाय की कविताएं भी 1951 के बाद की ही हैं, इसलिए इनको नई कविता का कवि कहा गया है। जैसा कि मैंने बताया कि रघुवीर सहाय कवि एवं पत्रकार दोनों रहे हैं, इसलिए उनका मानना था कि अखबार में जो भी खबरें छपती है उस खबर के अंदर दबी हुई, छिपी हुई ऐसी अनेक खबरें होती है जिसमें मनुष्य का पीड़ा, दुख छिपा ही रह जाता है। और उस छिपी हुई मानवीय पीड़ा, दुख को प्रकाश में लाना, समाज के सामने लाना एक कवि का दायित्व है, जिम्मेवारी है। उनके लिखे प्रमुख काव्य कृतियां हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में एक बड़ा पुरस्कार माना जाता है। अब कविता पढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ आपको मैं कविता का सार बता दूं, जिससे कि आपको कविता का अर्थ ग्रहण करने में आसानी हो। बसंत आया कविता का पाठ परिचय या सार। इस कविता में कवि ने आधुनिक मानव के जीवन शैली पर व्यंग्य किया है। कवि कहते हैं कि आज का आधुनिक मानव समय की कमी के कारण प्रकृति से दूर होता जा रहा है, प्रकृति से उसका नाता टूटता जा रहा है। बसंत ऋतु का आना अब अनुभव करने के बजाय कैलेंडर से लोगों को पता लगता है, जबकि ऋतुओं में परिवर्तन, बदलाव पहले की तरह ही स्वभावता होते रहते हैं। जैसे पत्ते झड़ते हैं, पेड़ों पर नई कोपलें फूटती है, हवा बहती है, कोयल कूकती है, ढाक के जंगल दहकते हैं, कोमल भंवरे अपनी मस्ती में झूमते हैं। ये सभी घटनाएं ऋतु में होती है, परंतु हम इन्हें अपनी समय की कमी के कारण नहीं देख पाते, हमारी निगाह उन पर नहीं जाती। तो यह था कविता का सार। अब हम कविता को पढ़ेंगे और साथ ही उसका अर्थ ग्रहण करेंगे। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कूकी, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले, ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि बसंत आया। इस कविता में कवि कहते हैं कि जैसे छोटी सी बहन अपने बड़े भाई को मीठी आवाज में बहुत प्यार से और खुश होकर दादा ना कहकर दा कहकर पुकारती है, वैसे ही किसी बंगले यानी घर के किनारे लगे तरु यानी वृक्ष, जो शायद अशोक का था, उस पर कोई चिड़िया कूकी। कूकी का मतलब चहकी। यहाँ चिड़िया का चहकने को उतना ही मधुर एवं खुशी से भरा हुआ कवि बता रहे हैं जितना बहन का दा कहना। और कोयल की इस कूकने की आवाज को सुनकर कवि को यह आभास हुआ, यह पता लगा कि वसंत आ गया। आगे पढ़ते हैं। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले, ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। यानी कवि जब सड़क के किनारे जो फुटपाथ होता है जिस पर लाल रंग की बजरी बिछी है, यहाँ मैं आपको लाल बजरी का अर्थ बताना चाहूंगी।
लाल पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर लाल बजरी बनाया जाता है। इसका प्रयोग फर्श, सड़क आदि बनाने में होता है। तो कवि को सड़क के किनारे लाल बिछी बजरी पर ऊंचे ऊंचे तरवर यानी ऊंचे ऊंचे पेड़ से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते यानी पीले रंग के बड़े आकार के पत्ते जो गिरकर सूख चुके थे, वो चुरमुराए पांव तले। मतलब कवि को चलते हुए जब चुरमुराने की आवाज आई तब उसने देखा कि सूखे गिरे पत्ते जिस पर उनका पैर पड़ा और उनसे चुरमुराने की आवाज आई, तब उसे उन सूखे पत्तों को देखकर अनुभव हुआ कि वसंत आ गया, क्योंकि सूखे पत्ते धरती पर गिरे थे एवं पेड़ पर नए नए हरे कोमल पत्ते थे। आगे की पंक्ति देखते हैं। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि बसंत आया। कवि कहते हैं कि 6 बजे सुबह सुबह जब वो फुटपाथ पर चल रहे थे, सैर कर रहे थे, तो खिली हुई हवा यानी ताजी फ्रेश हवा जो फिरकी से आई, फिरकी से आने का मतलब है गोल गोल घूमती हुई तेज हवा का झोंका, जो ताजगी से भरी थी, आई और चली गई। उस हवा की ताजगी ऐसी थी मानो वह गर्म पानी से अभी अभी नहा कर आई हो, मतलब साफ और फ्रेश हवा। और तब कवि को ऐसे सुंदर वातावरण में अनुभव हुआ कि वसंत आ गया। आगे की कविता पढ़ते हैं। और यह कैलेंडर से मालूम था, अमुक दिन अमुक वार मदन महीने की होवेगी पंचमी। दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बौर आवेंगे। कवि कहते हैं कि बसंत के आने का पता उन्हें कैलेंडर से चल गया था कि अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी, यानी उन्हें कैलेंडर से पता चल गया था कि कौन से दिन किस तिथि को मदन महीना, जो यहाँ बसंत महीने को कहा गया है, क्योंकि बसंत पंचमी तो बसंत के महीने में फरवरी के महीने में ही आती है। और इतना ही नहीं, जब दफ्तर में उस दिन छुट्टी हुई तो यह प्रमाणित हो गया कि हाँ बसंत आ गया। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बौर आवेंगे। कवि अपने जीवन में कविताएं पढ़ते रहते थे, जिससे उन्हें पढ़कर यह मालूम हुआ था कि जब बसंत ऋतु आती है तो प्रकृति में क्या क्या बदलाव होते हैं। जैसे यहाँ कवि कह रहे हैं कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल। ढाक के वृक्ष यानी प्लास के वृक्ष, इसका अन्य नाम टेसू का वृक्ष भी कह सकते हैं। तो ढाक, टेसू, प्लास ये तीनों एक ही वृक्ष के नाम हैं। और बसंत ऋतु में इस पर लाल रंग के फूल आते हैं और प्लास का वृक्ष लाल रंग के फूलों से लद जाता है। इसके आकर्षक फूलों के कारण इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। आम बौरा आवेंगे, आम बौर आवेंगे यानी आम के वृक्ष पर मंजरियां आ जाएंगी। मंजरी यानी जिस पर फल लगते हैं। कवि यह सारे बदलाव प्रकृति में देख पा रहा था। प्लास के वृक्ष पर फूलों का आना, आम के पेड़ पर मंजरियों का आना, और इस प्रकार वह जाना कि वसंत आ गया। आगे की पंक्ति देखते हैं। रंग रस गंध से लदे फदे दूर के विदेश के, वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी। मधुमस्त पीक, भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आ गया। इसका भावार्थ समझते हैं।
कवि कहते हैं कि वसंत के आने पर चारों ओर रंग रस एवं खुशबू फैल जाता है और केवल धरती ही नहीं बल्कि दूर के विदेश के वे नंदनवन यानी इंद्र के जो स्वर्ग के राजा हैं उनके नंदन वन में भी ऐसे ही रंग बिरंगे रस से भरे खुशबू फैलाते सुंदर सुंदर फूल खिल जाते हैं। मधु मस्त पीक और भंवरे आदि यानी बसंत में फूलों का रस पीकर भंवरे एवं कोयल मदमस्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और खुशी से वे अपना अपना कृतित्व अभ्यास दिखाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। यानी भंवरा खुशी से नाचता है, कभी इस फूल पर बैठता है तो कभी उस फूल पर बैठता है और रस का पान करके मदमस्त हो जाता है। वैसे ही कोयल भी मधुर आवाज में गाती है। कवि कहते हैं, मैंने यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आ गया। अर्थात कवि कहते हैं कि आज नगण्य दिन यानी छुट्टी के दिन मुझे इस तरह से वसंत के आने का पता चलेगा, कैलेंडर में देखकर पता चलेगा कि बसंत आ गया। कवि यहाँ दुखी हैं क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि उनके जीवन में ऐसा भी दिन आएगा जब वसंत का पता उन्हें कैलेंडर और कार्यालय में छुट्टी होने से पता चलेगा। अब हम कविता में आए कविता के सौंदर्य को समझेंगे। तो कविता का भाव सौंदर्य है कि इसमें मनुष्य के जीवन शैली पे व्यंग्य किया है कवि ने। कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य, आज का जो आधुनिक मनुष्य है, वह अपने जीवन शैली में इतना व्यस्त हो गया है कि प्रकृति में होने वाले बदलाव को भी वह महसूस नहीं कर पा रहा है। वह प्रकृति के सुंदर दृश्यों का आनंद नहीं उठा पा रहा है। कविता में कवि ने मनुष्य के प्रकृति के साथ रिश्ता टूटने पर काफी दुख व्यक्त किया है। तो यह कविता का भाव सौंदर्य था। शिल्प सौंदर्य में कविता की भाषा खड़ी बोली है। बिंबों का सुंदर प्रयोग किया गया है क्योंकि मस्तिष्क में एक चित्र उभर कर आता है। गुण के रूप में यहाँ पे प्रसाद गुण होगा क्योंकि प्रकृति की खूबसूरती का वर्णन किया गया है। दहर दहर दहकेंगे और रंग रस में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि यहाँ पे दहर दहर में एक शब्द की आवृत्ति 2 बार हो रही है और यहाँ पे वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। अपना अपना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एक शब्द का 2 बार प्रयोग करके जोड़ डाला गया है। इस कविता में कवि ने वसंत आगमन का सजीव वर्णन किया है। वसंत ऋतु के समय प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है। तो यहाँ पर यह कविता समाप्त होती है। पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न हो आपके, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।